Hello students, in this video we will learn about the chemical properties of carboxylic acid। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हैं कि जनरली ये एसिडिक नेचर का ही होता है और ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें से लगभग सभी में क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा, जैसे यदि आप अल्कोहल भी देखते हैं कि एसिडिक नेचर है, फिनॉल भी है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सबसे इसमें जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, एसिडिक नेचर है तो निश्चित है कि जब कोई ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। और एसिड जनरली वो होते हैं जो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एच आयन प्रोड्यूस करते हैं। जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं, दे आर नोन एज जनरली एसिड, तो हम उन्हें एसिड बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन होगी हमारी वो है रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर। और एसिडिक नेचर जैसे आप जानते हैं जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है दे आर वीकली एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे आयोनाइज इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि यदि आप इसको वाटर के साथ रखते हैं तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन, ये है कार्बोक्सिलेट आयन और ये हाइड्रोजन आयन को यहाँ से क्या करते हैं, लिबरेट कर देते हैं और इसी कारण से ये एसिडिक नेचर के हैं। और इसका एसिडिक जो स्ट्रेंथ है डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एंड सेकेंड वन इज द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, दोनों पर डिपेंड करता है। अब सिंस दिस इज वीकर देन द मिनरल एसिड, इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वह मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इनका काफ़ी कम होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जनरली कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से बनता है, क्योंकि स्टेबल यदि कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो रिएक्शन रिवर्स पूरी तरह से हो सकती है, लेकिन ये स्टेबल है इसलिए रिवर्सिबल ज़्यादातर नहीं होती है, शुरुआत में तो नहीं हो पाती है। यही कारण है कि ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू आयोनाइज टू फॉर्म स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एक्चुअल में ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और ये भी रेजोनेटिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, कार्बोक्सिलेट आयन की। यदि आप इसका देखते हैं स्ट्रक्चर तो ये RCOOH 1 2 और यहाँ पर भी 1 2, इस तरह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे। एक तो स्ट्रक्चर इसका ये हो जाएगा, दूसरा ये यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के कारण इसके एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जबकि दूसरे ऑक्सीजन पर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये इधर पर शिफ्टिंग हो जाएगी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो निश्चित है कि देयर इज एनर्जी सेपरेशन हो जाएगा और ये एनर्जी सेपरेशन के साथ साथ यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र भी होता है। तो एनर्जी मस्ट बी सप्लाई टू सेपरेट अपोजिट चार्ज, ये दोनों अपोजिट चार्ज पर क्या होगा, एनर्जी सप्लाई होगी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये हायर एनर्जी वाला होगा। और हायर एनर्जी वाला मतलब क्या होता है कि ये लेस स्टेबल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेस स्टेबल। अब वहीं पर यदि आप कार्बोक्सिलेट आयन को देखेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन में RCOO ये नेगेटिव चार्ज के साथ हो जाएगा 2 4 और ये 6 8 इस तरह से। तो अभी देखिए यहाँ पर कितना है, एक ऑक्सीजन पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है जबकि यहाँ पर और कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो चार्ज सेपरेशन नहीं होने के कारण एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगी, एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाएगी। और इसी का दूसरा यदि आप रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना देंगे तब भी चार्ज सेम ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 और ये आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ 2, मीन्स दोनों इसके RCOO और पूरे ओवरऑल ही यहाँ पर क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक पाया जाता है दोनों में। तो ना तो ये पूरी तरह से डबल बॉन्ड होता है ना ही सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें सिंगल चार्ज होने के कारण ये क्या होते हैं,
लेस एनर्जेटिक है, और लेस एनर्जेटिक का मतलब है हाईली स्टेबल। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है, जबकि ये एनर्जेटिक कम होते हैं। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये क्या होता है, मोर रेजोनेटिंग हाइब्रिडाइज्ड देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। देयरफॉर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दे आयोनाइज्ड इनटू टू फॉर्म स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करता है, और यही कारण है कि ये फर्दर और आगे रिएक्शन नहीं करता, कार्बोक्सिलेट आयन वापस रिवर्स नहीं होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, thus the carboxylic acid readily give a proton to form stable carboxylate आयन। इसीलिए हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कम ही करेंगे तो वीकली एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। अभी हम किस तरह से इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर एसिडिक कांस्टेंट या एसिडिटी कांस्टेंट या एसिड कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये रिएक्शन जनरली इक्विलिब्रियम पर होगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर का कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट लेंगे बिकॉज ऑफ एक्सेस इन अमाउंट, तो ये Ka, और हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। यदि मान लीजिए कि वैल्यू ऑफ Ka की ज़्यादा है, वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, एसिड यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी का यदि हमें वैल्यू फाइंड करना है तो लॉग निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर Pka इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। तो पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इसके जस्ट अपोजिट होगा। Pka का वैल्यू जितना कम होगा एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये जस्ट अपोजिट है, इस फॉर्मूले से आप Pka का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये है कि यदि मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते जाएँ तो किस तरह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, निश्चित है कि जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट इससे जुड़ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ पर इसका इफेक्ट पड़ता है। और ये इफेक्ट क्यों पड़ता है, ड्यू टू द चेंज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, उसी वजह से ये स्टेबिलिटी चेंज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है। तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस तरह से अफेक्ट करता है, तो ये जनरली क्या करता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जैसे कि एल्काइल ग्रुप सभी आ जाते हैं, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो या ब्यूटाइल हो, सभी तरह के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस तरह से डिक्रीज कर देते हैं। तो जो EDZ ग्रुप है डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एसिड्स। ये एसिड्स की मतलब जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो उनके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बना हुआ है उसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। अब किस तरह से, जैसे दो एसिड यहाँ पर ले लें, एक तो है फॉर्मिक एसिड जिसमें कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, ये फॉर्मिक एसिड है, और दूसरा हमने ले लिया जिसमें एक एल्काइल ग्रुप है CH3COOH। अभी एसिडिक नेचर किस वजह से है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को रिलीज करने के लिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये ऑक्सीजन है ये इधर से भी विड्रॉ करेगा और इधर से भी विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर क्या है, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन अभी उसे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। ये मान के चलिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलने वालों की जो संख्या है वह 0 के बराबर ही है, तो यहाँ से वह अट्रैक्ट करता है
और ये OH बॉन्ड को मतलब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण -I इफेक्ट है, ऑक्सीजन के द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये डोनेट नहीं कर रहा है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या हुआ, मतलब वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सीधे सीधे यहाँ पर, ये इंडक्टिव इफेक्ट ना भी बोलेंगे तो भी चल जाएगा यहाँ पर कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ। अपनी तरफ ही ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कर रहा है। इसका मतलब है कि इस पर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस तरफ से भी करेगा, लेकिन ये CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिससे ऑक्सीजन को ये जो यहाँ पर इस तरफ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट कर रहा था, अभी ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो टेंडेंसी है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो उसे करना था वो इधर से इलेक्ट्रॉन मिलने लगे। तो ये +I इफेक्ट है इसका एल्काइल ग्रुप का। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ OH bond towards oxygen atom is decreases and these alkyl groups make the release of hydrogen ion difficult। यहाँ से हाइड्रोजन आयन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, जबकि इसमें से हाइड्रोजन आयन को रिमूव करना इजी होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होने लग जाएगा और इस कारण से वह एसिडिक स्ट्रेंथ उसका डिक्रीज होता जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड है जिसमें कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। फिर एसिटिक एसिड में 1 आ गया, ये लेस एसिडिक, और यहाँ पर 2 आ गया। इस तरह से नंबर ऑफ जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की साइज़ और नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप दोनों ही बढ़ते जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ऑन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते हैं तब, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस तरह से यदि मान लीजिए फिनाइल ग्रुप है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रो और ट्राईफ्लोराइड मिथाइल, इस तरह से ये ग्रुप जो है सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर डिक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। यही कारण है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। और इसका मीनिंग ये भी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन आल्सो इंक्रीजेस, वो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करते जाते हैं। अभी जैसे देखिए एक HCOH इस तरह से हमने लिया, और यहाँ पर यदि इसी में C डबल बॉन्ड OH इसी जगह पर यदि हम किसका यूज कर लेते हैं, कोई एक यहाँ पर किसी कार्बन से क्लोरीन जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक कार्बन जोड़ दिया, मान लीजिए कि C, H, H और H, यहाँ पर है C, H, H और ये ले लिया क्लोरीन को। क्लोरीन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप नहीं है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, निश्चित है अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिससे इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर तो ये क्लोरीन भी लगा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इसलिए कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिससे ये चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, क्लोरीन पर। तो क्लोरीन पर भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है वो और भी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे जो इसको यहाँ से मिल रहे थे उल्टे अब इसको दे रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए OH जो शेयर्ड पेयर बॉन्ड है यहाँ पर OH बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखिए बढ़ रहा है इन कार्बन एटम पर, कार्बोक्सिल एसिड के साइड में जो ग्रुप लगा हुआ है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इन एसिड्स की बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, दे बिकम्स मोर एंड मोर एसिडिक इन नेचर, वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते जाएंगे।
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी इसी तरह से, यदि मान लीजिए नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ जाते हैं तो और भी ज़्यादा, जैसे यहाँ पर अभी एक ही क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ हम सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें क्लोरीन के द्वारा तो वो एसिड और भी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला होगा। तो किस तरह से ये अफेक्ट कर सकता है, देखिए कुछ इसके जो है ट्रेंड्स के बारे में देखिए, अलग अलग तरीके से ये ट्रेंड्स दिए गए हैं। पहले है CH3COOH, फिर आया ClCH2COOH, एक हैलोजन एटम यहाँ पर लग गया इस कार्बन पर, यहाँ पर 2 हैलोजन एटम आ गए, यहाँ पर 3 हैलोजन एटम आ गए, सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ते जा रहे हैं, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन यदि बढ़ते जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है, जो प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है इसकी, वह सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है ऑक्सीजन के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए जाते हैं। फिर सेकंड है नेचर ऑफ हैलोजन एटम, इस पर भी डिपेंड करता है। यदि नेचर मान लीजिए कि जैसे आयोडीन और हम ब्रोमीन को कंपेयर करें तो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, तो इस कारण से क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी, कंपाउंड टू कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आयोडो है, यहाँ पर ब्रोमो है, क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द हैलोजन एटम, और अमंग द जो है एलिमेंट्स सभी में पूरा फ्लोरीन ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो जुड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इससे उसके एसिडिक स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा होती है। फिर पोजीशन का भी इफेक्ट पड़ता है, पोजीशन ऑफ एटम। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये COOH ग्रुप है और इसके सेकंड कार्बन, थर्ड और ये फोर्थ कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ पर 1, 2, 3 थर्ड कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है तो ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। ये यहाँ पर सेकंड कार्बन पर ही लगा हुआ है तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा होगा। मीन्स कार्बोक्सिल ग्रुप के जितना मतलब पास में वो CH2 ग्रुप लगे होंगे वह मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा एसिडिक है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन दूर होती जाएगी कार्बोक्सिल ग्रुप से, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ जैसे जैसे पास जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो पोजीशन ऑफ एटम का भी इस पर रोल है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में। और दूसरा यहाँ पर एक और है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द एडजेसेंट कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है हमारा, इसके एडजेसेंट कार्बन पर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp। ये कार्बन है यहाँ पर हो जाएगा फिनाइल ग्रुप है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये भी sp2 लेकिन एलिफैटिक है, और ये है यहाँ पर sp3। तो इस तरह से यदि आप देखें तो बेंजाइल तो जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप मोर रेजोनेटिंग स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यहाँ से हम इनको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसको पूरे में डीलोकलाइज कर देंगे। तो इस कारण से sp2 बेफिनाइल वाला ये एलिफैटिक जो कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा इसको एसिडिक बनाते हैं। तो sp वाला है ये ज़्यादा एसिडिक होगा, यदि sp2 है तो लेस एसिडिक, ये भी sp2 बट एलिफैटिक है और भी कम एसिडिक हो गया। और सबसे कम होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड यदि कार्बन जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप के एडजेसेंट में, तो वह सबसे लेस एसिडिक नेचर का होता है। अब हम इसी तरह से इनको कंपेयर करेंगे, जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड मीन्स एलिफैटिक और एरोमेटिक में कौन सा ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो बेंजोइक एसिड ले लें और एसिटिक एसिड, इनको यदि हम कंपेयर करते हैं, आपने पहले भी इसके जस्ट पहले अभी कंपैरिजन देखा ही हुआ है, इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, निश्चित है बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर तो ये डिस्पर्स हो गया, लेकिन इसके अलावा फॉर्मिक एसिड है जिस पर तो कोई भी रिंग नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ना ही इलेक्ट्रॉन, और ये वैसे तो यहाँ पर क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पर तो यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो देखा जाए तो बेंजोइक एसिड से भी फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नेचर का होगा इन कंपैरिजन टू बेंजोइक एसिड, जबकि एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में बेंजोइक एसिड ज़्यादा
एसिडिक नेचर का होता है। हाँ, और ये भी है, यदि आपको बेंजोइक, मान लीजिए इस तरह से यदि कंपेयर कभी करना हो, बेंजोइक एसिड भी है और इस तरह से है CH2COOH, मीन्स 2 फेनाइल बेंजोइक एसिड है, इसमें ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन होगा? तो इसके बगल से तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, इसके हाइब्रिडाइजेशन के कारण से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्स हो जाते हैं, ऐसे में ये डीलोकलाइज नहीं हो पाते हैं, डीलोकलाइजेशन कम होता है, वहीं का वहीं रह जाते हैं। तो ये बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा, जबकि 2 फेनाइल बेंजोइक एसिड लेस एसिडिक नेचर का होता है। तो बेंजोइक एसिड भी इसी तरह से अफेक्टेड होता है, यदि इस पर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ते हैं, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ पर भी इस तरह से प्रभाव इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो देखिए यहाँ पर COOH ग्रुप है और यहाँ पर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। चूँकि NO2 का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, इसलिए ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो ज़्यादा एसिडिक नेचर है। क्लोरीन कम ही विड्रॉ कर पाता है, इसलिए कम। यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ बेंजोइक एसिड है, इससे भी कम एसिडिक। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए, मिथाइल से ज़्यादा डोनेट कौन करता है, मिथॉक्सी, और इससे भी ज़्यादा करता है हाइड्रोक्सी, इसलिए सबसे कम एसिडिक नेचर का होता जाएगा। अच्छा, इसमें एक और भी मतलब सबसे जो एक इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि यदि हम मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अलग अलग पोजीशन पर देखते हैं, जैसे हम यदि NO2 यहाँ पर ले रहे हैं, तो एक तो होगा ऑर्थो COOH, पैरा मेटा पोजीशन पर भी पाया जा सकता है नाइट्रो ग्रुप, ये भी हो जाएगा। और इसके अलावा एक तो कार्बोक्स मतलब बेंजोइक एसिड ही होगा। इन चारों को यदि आप कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा पाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से विड्रॉ, ऑर्थो वाला, क्योंकि ये पोजीशन की वजह से होता है, डिस्टेंस की वजह से। पोजीशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सबसे पास में इसके है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। चूँकि सिमेट्रिक ज़्यादा ये होता है, लेकिन फिर भी ये ऑर्थो इफेक्ट के कारण यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, तो ज़्यादा एसिडिक हुआ। ये इससे कम, मेटा पोजीशन वाला सबसे और भी कम हो जाएगा। और इसके बाद आता है बेंजोइक एसिड। लेकिन यदि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया जाए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में तो क्या होना चाहिए, यदि यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसको एसिडिक नेचर उसका सबसे कम हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने अल्कोहल ले लिया, OH ले लिया, तो OH यहाँ पर जोड़ दिया, एक जगह पर जोड़ देंगे और COOH मेटा पोजीशन पर, और एक ले लेंगे और COOH पैरा पोजीशन पर, और बाकी एक हो जाएगा ये बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड को चाहे तो पहले लिख लेना चाहिए और इसको हमें यहाँ पर जोड़ना चाहिए। तो वैसे क्या होना चाहिए था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सभी EDG ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण इसको सबसे कम एसिडिक हो जाना चाहिए था ऑर्थो पोजीशन वाले को, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये इसे रिपल्सन भी करता है। रिपल्सन के कारण ये अट्रैक्ट भी नहीं हो पाते हैं, और यही कारण है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू बेंजोइक। जबकि हमने क्या लगा दिया है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन पर आने से भी इलेक्ट्रॉन उसके जो है ना एसिडिक नेचर को कम नहीं कर रहे हैं। बेंजोइक एसिड से तो उसको फिर भी उन्होंने क्या बना दिया, ज़्यादा एसिडिक बना दिया। इसी तरह से मेटा पोजीशन वाला है, यहाँ देखिए पैरा पोजीशन वाला ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में, लेकिन डोनेटिंग में मेटा वाला ज़्यादा है। फिर आ जाता है ये बेंजोइक एसिड, और पैरा पोजीशन पर भी जोड़ा हुआ है, तो उसका इफेक्ट वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से डोनेट कर पाता है पैरा पोजीशन से, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का सिर्फ इससे कम होता है। जबकि ये दो ग्रुप हैं, एक मेटा और एक ऑर्थो, इनका एसिडिक कैरेक्टर भी
जनरल रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर ऐसा है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएं, दोनों ही केस में क्या होगा, बेंजोइक एसिड में एसिडिक नेचर उसका ज़्यादा ही होता है। और दिस इज़ ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट, इसको हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये ऐसा होता है। यहाँ पर स्टेरिक भी है और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स भी होता है। दोनों फैक्टर के कारण ही ऑर्थो पोजीशन वाले में दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कभी मान लीजिए आ सकते हैं कि यहाँ पर तो ऑर्थो हमने डोनेटिंग लगा दिया तो इससे तो कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो घटा रहा है। लेकिन बेंजीन के केस में या बेंजोइक एसिड के केस में ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? ये तो आपको मालूम ही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन एल्कोहल। बट क्यों है? तो जैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन एल्कोहल। वाई? इसका कारण क्या है? क्यों मतलब ज़्यादा एसिडिक नेचर के हैं? तो उसका कारण ये है कि RCOOH जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। हो नेगेटिव चार्ज माइनस, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन लिख दिया कि साथ में ये भी बनेगा, या इसको बाद में लिख देंगे। और ये रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है, इसका स्टेबलाइजेशन भी हो जाता है। डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो ये है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो गए। लेकिन यदि आप अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी क्या बनेगा? एल्कोक्साइड आयन बनेगा प्लस हाइड्रोनियम आयन। बट हियर नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ पर किसी भी प्रकार का इनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। चूँकि सिंगल ऑक्सीजन एटम है इसलिए ये स्टेबलाइजेशन फर्दर और नहीं होता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर इनका फॉर्मेशन आसान है और इसी कारण से हाइड्रोजन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो यदि आप स्ट्रॉन्गर एसिड में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा एसिडिक नेचर का पाएंगे ड्यू टू द मोर रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इन कंपैरिजन टू, और वाइल चूँकि एल्कोक्साइड आयन हैज़ नो रेजोनेंस स्टेबिलिटी, उसके पास किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी नहीं है। यदि हम इसको फिनॉल से, क्योंकि फिनॉल क्या होते हैं, अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक नेचर के हैं, तो क्या फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक नेचर के होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों में ही पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पाया जाता है और फिनोक्साइड आयन में भी पाया जाता है। फिर भी जैसे RCOOH है, ये किसका फॉर्मेशन करता है? RCOO नेगेटिव आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। यदि यहाँ पर आपने फिनॉल लिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बनाएगा, O नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन। दोनों में ही रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होता है, इसमें कम। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉ कर सकता है। यहाँ सिंगल ऑक्सीजन एटम होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर तो चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज इस पर बना हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन एटम पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न रहता है। तो ये ज़्यादा डिस्पर्स हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन की फिनोक्साइड आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर भी यदि आप कंपेयर करेंगे इसको, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मोर स्ट्रॉन्गर एसिड ही पाएंगे देन फिनॉल्स। 2 ऑक्सीजन एटम के कारण है, जबकि वहाँ पर फिनोक्साइड में एक सिंगल ऑक्सीजन एटम होता है। तो ये तो अभी हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ था, एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। एंड इसके और भी जो एसिडिक कैरेक्टर हैं उनको हम इन रिएक्शंस के द्वारा देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर कैन बी शोन बाय फॉलोइंग रिएक्शंस। एक तो दे टर्न ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। इसमें यदि हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो सभी के सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एसिड का जैसे आपने एक और रिएक्शन पढ़ा हुआ है
कि यदि हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और यदि वो एसिड में से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक्टिव मेटल यदि लिबरेट कर पाते हैं, मतलब वो एसिडिक नेचर का है, तो रिएक्शन विद मेटल्स में यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे CH3COOH इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बना लेगा CH3COONA प्लस H2। हाइड्रोजन गैस को ये यहाँ से इजीली रिप्लेस कर सकता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म सॉल्ट, सोडियम एसीटेट यहाँ पर बना लिया। जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे CH3COOH जिंक टू फॉर्म CH3COO2Zn प्लस H2, ये हो गया जिंक एसीटेट। तो जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो वो भी रिएक्शन कर जाएगा यहाँ पर, जैसे COOH 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्ट विथ सोडियम एटम टू फॉर्म सोडियम बेंजोएट प्लस H2, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो ये सभी साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, सोडियम बेंजोएट। तो एक्टिव मेटल्स के साथ तो ये रेडली रिएक्ट कर जाते हैं एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इससे पता चलता है कि ये एसिडिक नेचर के हैं। और यदि हम इसके एसिडिक नेचर को पता करना चाहते हैं तो जनरली क्या होता है, एसिड बेस के साथ मीन्स एल्कली के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। एक्शन विद एल्कलीज में ये मतलब एल्कलीज के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड है, रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म क्या बना लेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम एसीटेट और साथ में वाटर। मीन्स जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसके अलावा ये रिएक्शन विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इनके साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इनको भी डिकम्पोज कर देते हैं। तो चूँकि सभी जितने भी एसिड्स हैं जो वेरी वेरी वीक एसिड्स होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, उनमें ये टेंडेंसी नहीं पाई जाती है कि वह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर पाएँ या उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रिस्क एफर्वेसेंस के रूप में रिलीज कर पाएँ। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड चूँकि एक मॉडरेट एसिड है, ना ज़्यादा वीक है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये कर पाता है। तो इसको हम एज ए डिस्टिंग्विश टेस्ट भी यूज कर पाएंगे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल और फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड इनको यदि हमें कंपेयर करना है तो इस टेस्ट के द्वारा आप पहचान सकते हैं। जो टेस्ट देंगे वो होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जो इनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा वो या तो अल्कोहल होगा या फिर फिनॉल होगा। जैसे CH3COOH, इसको रिएक्शन कराइए सोडियम कार्बोनेट के साथ टू फॉर्म CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरह से ये रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पर हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, यहाँ से ये रिलीज़ हो जाएंगे। इसी तरह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, जैसे CH3COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट टू फॉर्म CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वह ब्रिस्क एफर्वेसेंस के रूप में रिलीज़ होती है और इससे हम पता करते हैं कि यदि उसको हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो वह लाइम वाटर को मिल्की हो जाएगा, उसे कन्वर्ट कर देगा, कलरलेस जो होता है, धुंधला धुंधला होता है हल्का। तो इस तरह से दिस रिएक्शन में बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल्स या फिर अल्कोहल्स। Now the second chemical properties is due to the OH group of carboxylic acid और reactions involving the cleavage of COH bond। मतलब अभी था O और H बॉन्ड क्लीव हो रहा था, अभी यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, मतलब जो OH ग्रुप है और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसके क्लीवेज के कारण होगा। तो उस OH ग्रुप को क्या कर देंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ जो सब्सटीट्यूएंट्स है ये रिप्लेस आसानी से कर देते हैं, जैसे रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, एल्कोक्सी, एमाइन और भी जैसे एनहाइड्राइड ग्रुप है, इनके द्वारा ईस्टर ग्रुप के द्वारा इनके द्वारा आसानी से इनको रिप्लेस कर दिया जाता है।
तो यदि मान लीजिए क्लोरीन रिप्लेस करेगा तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, या फिर हम इसके लिए रिएक्शन कर सकते हैं PCl5 PCl3 या SOCl2 के साथ। तो कोई जैसे एक एग्जाम्पल को लेकर के हम यहाँ पर देखिए समझेंगे। जैसे एक लिया हमने CH3COOH एसिटिक एसिड लिया हुआ है। एसिटिक एसिड को हम रिएक्शन कराएंगे PCl5 के साथ। तो ये रिएक्शन हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं। हैलो एल्केन बनाते समय CH3COCl एसिड क्लोराइड बन गया, PCl3 भी अलग हो जाएगा और एक HCl। तो ये हो जाएगा 2 कार्बन का कंपाउंड है एथेनॉयल क्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। वहीं पर यदि हम CH3COOH PCl3 लेंगे तो हमें ये क्या करना पड़ेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं CH3COCl प्लस 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और वहाँ पर एक फास्फोरस और 3 ऑक्सीजन निकल जाएंगे। तो ये H3PO3 फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये एथेनॉयल क्लोराइड या फिर 2 कार्बन का है तो ये एसिटल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। एसिटल क्लोराइड के साथ भी आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि थायोनिल क्लोराइड के साथ भी चाहे तो एलिफेटिक लें या एरोमेटिक लें, सभी इसके साथ रिएक्शन करेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ और ये बना लेंगे COCl प्लस SO2 और HCl। तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड इसका फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शंस ऑलरेडी मतलब जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर है वहाँ पर इनके प्रिपरेशन मेथड में ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर और रिएक्शन विद अल्कोहल एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस CH3COOH और ये HOC2H5 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। इसको थोड़ा हीट कराएंगे और चूंकि ये रिएक्शन COOH में से OH ग्रुप की वजह से है तो यहाँ से OH और यहाँ से H ये रिलीज होता है टू फॉर्म CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया इथाइल एथेनोएट। तो ये इथाइल एथेनोएट है मीन्स ईस्टर है और ईस्टर को आप जानते हैं जनरली जब इनका फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से बहुत ही स्वीट स्मेल सब्सटेंस होते हैं, फ्रूटी स्मेल देने वाले सब्सटेंसेस हैं ईस्टर्स। और इनका जो फॉर्मेशन है वो भी डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाता है फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन कम होता जाएगा। जैसे यदि हम यहाँ पर टर्सरी यदि कार्बोक्सिलिक एसिड या टर्सरी अल्कोहल ले लें तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा। कोई यदि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलेगा। या यदि हम अल्कोहल को थोड़ा एक्सेस में यहाँ पर यूज कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। यदि आप बेंजोइक एसिड यहाँ पर लेते हैं तब भी रिएक्शन हो जाएगा ये, जैसे COOH इसको रिएक्शन कराइए अल्कोहल के साथ OC2H5 कंसनट्रेटेड H2SO4 तो यहाँ से ये OH और ये H ये दोनों रिलीज हो जाएंगे एंड फॉर्मेशन हो जाएगा COO C2H5 प्लस H2O। ये नाम हो जाएगा यहाँ पर इथाइल बेंजोएट क्योंकि ये ग्रुप होगा इथाइल और एक है बेंजोएट। तो इथाइल बेंजोएट। तो बहुत सारे ईस्टर जितने फ्रूट्स हैं उन सभी फ्रूट्स में ईस्टर्स पाए जाते हैं और उसी वजह से उनकी एक विशेष तरह से स्मेल भी आती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। तो चूँकि एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बेसिक नेचर का है तो निश्चित है कि ये दोनों मिलकर के साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये बना लेते हैं अमोनियम साल्ट CH3CONH4। तो ये जैसे अमोनियम एसीटेट इसका फॉर्मेशन कर लिया। ये अमोनियम एसीटेट को यदि हम फर्दर क्या करते हैं हीट कर देते हैं तो हीट करने से यहाँ पर क्या होगा एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन
तो क्या बचेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO ग्रुप बचा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो ये हो जाएगा NH2। मीन्स एमाइड का फॉर्मेशन होता है 2 कार्बन का है तो ये बन गया एसिटामाइड। हम अमोनिया के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को तो ये एमाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, चाहे एसिटिक एसिड लें या बेंजोइक एसिड लें। जैसे यदि आपने बेंजोइक एसिड लिया हुआ है तब भी रिएक्शन सेम तरीके से हो जाएगा। ये अमोनिया टू फॉर्म, पहले अमोनियम बेंजोएट बनेगा NH4 पॉजिटिव, फिर इसको हीट कर दीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन ना रिवर्सिबल नेचर की होती है। हीट करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस कीजिए तो बेंजामाइड बना पाएंगे, CONH2, बेंजो प्लस एमाइड, तो ये नाम हो जाएगा बेंजामाइड। यदि हम डाइथैलिक एसिड का यूज करें, COOH और COOH, ये इसका नाम है थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा दोनों जगह पर, क्योंकि रिएक्शन होगा, दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप हैं तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर COO NH4 पॉजिटिव, COO NH4 पॉजिटिव, और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होंगे ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो -2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल दोनों जगह से रिमूव हो जाएगा, दोनों जगह पर एमाइड ग्रुप आ जाएगा CONH2। इसको हम बोलेंगे थैलामाइड, PHTHALA, थैलामाइड। लेकिन यदि हम इसको, इसी थैलामाइड को स्ट्रांगली इसको हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हीट से एक ये अमोनिया मॉलिक्यूल को और भी क्या कर देगा, यहाँ से लूज कर देता है और ये बना लेगा CO। अमोनिया तो NH और एक हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ बचेगा सिर्फ NH, तो ये NH यहाँ पर C, ये कहलाता है थैलीमाइड। तो ये थैलीमाइड बनाने में भी इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जो एमाइड और रिएक्शन विद अमोनिया के साथ यूज करते हैं थैलिक एसिड को। तो पहले बना लेगा ये अमोनियम थैलेट साल्ट, फिर थैलीमाइड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से, और एक मॉलिक्यूल अमोनिया रिमूव कर दिया तो वह बन जाएगा थैलीमाइड। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, और ये चूँकि एक्शन ऑफ हीट है, यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, CH3COOH HOCOCH3। इसमें हमको स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे या तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लें या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में आप यदि स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल ये रिमूव हो जाएगा और बना लेगा यहाँ पर CH3COOCOCH3 प्लस H2O, तो ये हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड इसके द्वारा हम बना सकते हैं। यदि हमने यहाँ पर बेंजीन लिया हुआ है तो जैसे ये C6H5COOH ऐसे ले लें, C6H5COOH 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हीट कर दिया हमने, स्ट्रांगली हीट करना है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, 2 फॉर्म C6H5COOC6H5 प्लस H2O, तो ये बन गया यहाँ पर बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से बेंजोइक एनहाइड्राइड का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है, या फिर हम एसिटिक एनहाइड्राइड आसानी से इसके द्वारा बना सकते हैं। नेक्स्ट है
रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें सबसे फर्स्ट मतलब COOH ग्रुप है। इसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, क्या क्या मतलब आगे इसमें हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है इसका डिकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन। ये डिकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन मीन्स एक कार्बन का रिमूवल हो जाना। तो डिकार्बोक्जिलेशन मीन्स कार्बन रिमूव हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर रिएक्शंस हैं जिसके द्वारा हम कार्बन को कम कर सकते हैं। मीन्स जो पेरेंट आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन होंगे उससे एक कम मिलता है। तो इसे हम डिकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा, डिकार्बोक्जिलेशन अलग अलग तरीके से भी होता है। जैसे CH3COOH है, इसको रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये हीट हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मेशन सबसे पहले तो CH3COONA, पहले हम इसको सिर्फ ले लेंगे CH3COONA प्लस H2O। ये CH3COONA इसको हमें एक्चुअल में किसके साथ रिएक्शन कराना है, सोडा लाइम के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को ही हम सोडा लाइम बोलते हैं। तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से Na2 2 सोडियम हो जाएंगे और CO3, इस तरह से इतना पार्ट ये रिमूव हो जाएगा और CH3 और एक हाइड्रोजन इसका बचा NaOH का, तो CH4 और सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमें मिल गया मीथेन। तो अभी देखिए आप यहाँ से रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। सोडियम सॉल्ट लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे, मीन्स मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म मीथेन। यहाँ 2 कार्बन थे, जबकि यहाँ जो हाइड्रोकार्बन मिला हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन ही मिला। तो ये डिकार्बोक्जिलेशन है। और सोडा लाइम में 3:1 में हम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड को 3:1 में मिक्स किया जाता है, इसमें हीट करना है। इसके अलावा इसको हम, ये डिकार्बोक्जिलेशन ही है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, इसके द्वारा भी डिकार्बोक्जिलेशन कर सकते हैं। तो यदि हम कैल्शियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड इनको यदि हीट करते हैं तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में HCOOCH, इससे एल्डिहाइड और कीटोन इनका फॉर्मेशन होता है। अलग अलग कंपाउंड तरीके से लेने से अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकता है। ये एक्चुअल में डिस्टिलेशन प्रोसेस है, हीट कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस का नाम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टिलेशन। तो CaCO3 यहाँ से इतना पार्ट यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और ये बचेगा HCHO, इस तरह से HCHO प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ये यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। यदि हमने दूसरे तरीके से भी लिया हुआ है, जैसे HCOOCH, एक तो है कैल्शियम फॉर्मेट और दूसरा वही मॉलिक्यूल यदि हम कैल्शियम एसीटेट ले लें, जैसे कैल्शियम COOCH3 या इसको OCCH3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम इसको OOC इस तरह से थोड़ा लिख लीजिए, OOCCH3। अभी इनका डिस्टिलेशन कर देंगे। डिस्टिलेशन करने से यहाँ पर एक तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि 2 कैल्शियम है तो दोनों हो जाएंगे। तो CaCO, एक ऑक्सीजन यहाँ से भी आ जाएगा, एक दोनों जगह से आ जाएगा और ये यहाँ से इतना पार्ट रिमूव हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर CH3COCHO, ये पार्ट बच जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड या एथेनल। यदि हमें कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए फिर ये फॉर्मेट को हटाना पड़ेगा, जैसे CH3COO, CaOOCCH3, मतलब फॉर्मेट हटा देंगे तो फिर डिस्टिलेशन कर देंगे इसको।
तो CaCO3 ये इतना पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और ये बचेगा CH3COCH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक तरह से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए मेथड भी है। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड यदि हम इनको हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तब इनका फॉर्मेशन हो सकता है एल्डिहाइड और कीटोन का। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। ये भी कार्बोक्सिल एसिड की वजह से है। रिडक्शन चूँकि 2 टाइप्स का हो सकता है। एक पार्शियल रिडक्शन जिसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसको यदि हमें एल्कोहल करना है, एल्कोहल बनाना है रिडक्शन करके, तो प्रेजेंस का बहुत ही यहाँ पर मीनिंग होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए तब हमें आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिलेगा। या फिर डाइबोरेन का यूज़ कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, तब भी मिल जाएगा। या फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराइए इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड CuCr2O4, इसकी प्रेजेंस। या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनकी प्रेजेंस में यदि आप रिएक्शन कराते हैं तो जनरली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये अल्कोहल मिल जाएगा। मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH और बाकी में जैसे जो भी ऑक्सीजन है वह एज ए वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3COOH। और यदि हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH प्लस H2O। ये मिल गया हमें एथेनॉल। तो जितना कार्बन का कार्बोक्सिलिक लेंगे उसी के रिस्पेक्ट में ही हमें अल्कोहल मिलेंगे। 3 कार्बन का लेंगे तो प्रोपेनॉल मिल जाए, प्रोपेनॉल मिलेगा। एक दूसरा होता है कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन मतलब जिसमें रिड्यूस होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। और यदि इसको करना है तो जनरली ये HI के साथ ही रिड्यूस होगा। ये हो जाएगा रिडक्शन विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। इसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन यदि करते हैं, HI के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तब CH3COOH एसिटिक एसिड है, रिएक्ट विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस टू फॉर्म CH4। ये सीधे सीधे कि CH3 इसका फॉर्मेशन कर लेगा CH3 और साथ में यहाँ पर हमें H2O मिल जाएगा, I2 भी मिल जाएगा। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करना है तो ये चाहिए है 2H2O और यहाँ पर आ जाएगा ये 6HI 3I2। तो इस तरह से यदि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में यदि आप किसी को रिएक्शन करा रहे हैं तो वह डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा या उनके करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन्स हैं सीधे उसका फॉर्मेशन कर लेता है। रिएक्शन विद ब्रोमीन ऑन सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। तो जैसे ये रिएक्शन तो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। इसको हम हंस डिकर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इससे हमें एक कार्बन कम मिलता है। मीन्स एक तरह से ये हंस डिकर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाती है। CH4 प्लस CO2 प्लस AgBr। तो इस तरह से हमें ये CH4 ने CH3Br इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का ही एक टाइप है। मतलब ये भी COOH ग्रुप की वजह से यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। तो ये मिल गया मिथाइल ब्रोमाइड। यदि आप यहाँ पर ये COOAG सिल्वर बेंजोएट ले रहे हैं तब भी इसी तरह से रिएक्शन होगा। इसको चूँकि रिफ्लेक्स करेंगे इसमें और ये हो जाएगा आपका CH2 नहीं, ये सीधे सीधे आपको हमें ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा इससे
और CO2 प्लस AgBr, एक कार्बन क्योंकि यहाँ पर कम कर देना है, तो ये डिकार्बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन है, या सिंपली इसको हंस डिकर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द एल्काइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि मान लीजिए अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला है, मतलब जिसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा हो साइड में, तो जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो रिएक्शन जनरली क्या करते हैं, हैलोजेनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। और इसमें हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, और इस तरह की रिएक्शन को हेल-वोलार्ड-जेलिस्की रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स यदि इस पर CH3 जैसे COOH ग्रुप है, इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, स्मॉल अमाउंट में रेड फॉस्फोरस, और ये वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर हो जाएगा CH2COOH प्लस HCl, और यहाँ पर एक क्लोरीन लग गया। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन में यहाँ पर अभी आप क्लोरीन की जगह पर कुछ भी आगे रिप्लेस करा सकते हैं। अच्छा, और जैसे देखिए CH3CH2COOH इस तरह से है, ये मालूम है अल्फ़ा कार्बन है, अभी अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर है, तो इसको यदि हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो ये इस वाले मिथाइल ग्रुप को तो अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाएगा ब्रोमीन के द्वारा प्लस HBr। और यदि हम इसमें फर्दर यदि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं इसको सेम तरीके से फिर से इसी कंपाउंड को, तब यहाँ से एक हाइड्रोजन और है अभी अल्फ़ा हाइड्रोजन, वो भी ब्रोमीन के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा, तो डाई ब्रोमो कंपाउंड मिल जाएंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इस तरह से रिएक्शन आगे हो सकती है। मीन्स जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वहीं पर ये अफेक्ट करता है। तो ये रिएक्शन हेलोजिनेशन रिएक्शन, और हम जानते हैं इसको हेल-वोलार्ड-जेलिस्की रिएक्शन। क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरह से इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन, क्योंकि हम इससे डिफरेंट तरह के और भी प्रोडक्ट, जैसे ये हमने मान लीजिए हेल-वोलार्ड-जेलिस्की रिएक्शन के द्वारा इसको क्या किया, ऑब्टेन कर लिया। इसको यदि आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रिप्लेस हो जाएगा, किसको कर देगा, ये कंपाउंड यहाँ CH2COOH ज्यों का त्यों रहेगा, ये मिल जाएगा आपको हाइड्रोक्सिल कंपाउंड साथ में मिल जाएगा OH। अब OH के बाद आगे आप और भी इसको रिप्लेस करा सकते हैं। यदि हमने यहाँ पर अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो ये CH2COOH ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर इस क्लोरीन की जगह पर हम एमाइन ग्रुप को जोड़ सकते हैं, NH2 ग्रुप को जोड़ सकते हैं। यदि अल्कोहलिक KCN के साथ यदि रिएक्शन कर दिया तब ये CH2COOH और ये साइनाइड। अब इस साइनाइड में ऐसा है कि यदि आप रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो जाएगा, और यदि इसका आपने मान लीजिए कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिड की प्रेजेंस में, तो ये CH2COOH, और यहाँ पर आपको फिर से भी COOH मिल सकता है। यदि आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया हुआ है तब फिर यहाँ पर एमाइड मिल जाएगा CONH2। तो कंप्लीट कर रहे हैं तो दोनों जगह पर COOH इस तरह से आ सकता है, इसलिए ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है रिंग सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक एसिड। चूँकि जो COOH ग्रुप है रिंग एरोमेटिक एसिड का, वह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एंड देयरफॉर इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग जनरली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जैसे इसमें हम रिएक्शन को देखेंगे, सबसे फर्स्ट है ब्रोमीनेशन। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड टू फॉर्म, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेंगे, वो भी ब्रोमो सब्सटीट्यूशन प्लस, मतलब 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर सेकंड है सल्फोनेशन, मतलब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं COOH को, तो ये SO3H प्लस H2O, मतलब 3 सल्फो बेंजोइक एसिड, इसका फॉर्मेशन करेगा। थर्ड है नाइट्रेशन, मीन्स कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये COOH नाइट्रो और H2O। तो
तो जनरली ये ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ग्रुप हैं वो मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जबकि और ईथर है या अल्कोहल हैं उसमें वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इस तरह से ये थी रिएक्शंस ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये इसी के साथ यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हो जाती हैं। तो अच्छा, इसमें एक रिएक्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में? उसका कारण है, एक तो ये स्ट्रांगली क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ये हमने COOH लिया, और चूँकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्या होती है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये भी, इसलिए इनके साथ ये क्या करता है कि स्ट्रांगली जो है एक बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि ये लुईस एसिड की तरह ये भी बिहेव करते हैं AlCl3। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से इसके साथ ही इनका मतलब ये बॉन्डिंग बन जाता है, और ये बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो जिसको फर्दर ब्रेक कर पाना डिफ़िकल्ट है। मीन्स अब आगे और रिएक्शन फिर प्रोसीड नहीं होती है, इसके साथ ही परमानेंट बॉन्ड बना लेता है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें नहीं पाई जाती है। तो जैसे इसमें मेथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, सभी बेंजोइक एसिड वगैरह हैं, इनके काफ़ी यूज़ भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।